नमस्कार। जैसे किसी का भी एक घर होता है, घर होते हैं, खिड़कियां होती हैं, फ्रेश एयर आने के लिए एक दरवाज़ा भी होता है कि गेस्ट आएंगे, हम लोग भी आएंगे। तो ये जो खिड़की और जो दरवाजे होते हैं घर में, इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस है घर को एयरी बनाना। जितने घर में फ्रेश हवा आती हो वो घर उतना सुकून देता है। घर में अगर बाहर की सूर्य की रोशनी आए तो वो उसे सुकून देता है, रहने वालों को एक सुकून देता है, एक अच्छा लगता है। घर एयरी है, सनलाइट आता है घर के अंदर में, तो ये सब वास्तु में भी और अदरवाइज भी अच्छा लगता है। कभी भी आपने ऐसा घर नहीं देखा होगा जिसमें कोई खिड़की नहीं है, दरवाजे नहीं हैं, क्योंकि अगर या फिर कोई खिड़की नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा दरवाजा है जिसमें घर के में रहने वाले लोग ही आ पाए, तो फिर वो घर जो है सुकून नहीं देता, या मतलब उस तरीके की वो खुशी नहीं देती। तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान बनाने वालों ने भी ये ध्यान रखा कि हमारा संविधान रिजिड नहीं होना चाहिए। रिजिड इन द सेंस कि जो उन्होंने बोल दिया वो फिर हम कभी ना चेंज कर पाए। वो इतने बुद्धिमान थे और इतने विजनरी थे कि उन्हें पता था कि समय के साथ साथ सिचुएशंस बदलती हैं और अच्छी नई नई चीज़ें आती हैं, और उन्हें आने देने की गुंजाइश रखनी होगी हमें संविधान में, ताकि फ्रेश एयर, फ्रेश आइडियाज, फ्रेश राइट्स, उन सब चीज़ों को आने की एक जगह हो। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंग्स, उनको इनकॉर्पोरेट करने की, उनको अंदर लाए जाने के, संविधान में उसको समाहित करने का एक जरिया हो। ऐसा ना हो कि कोई फ्रेश आइडियाज़ आ ही नहीं पाए। और इसी बेसिक आइडिया को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 368 को इंट्रोड्यूस किया गया था। संविधान में अमेंडमेंट के प्रोविजन को, संविधान में सुधार कैसे किया जाए, तो ये सुधार के लिए एक 368 आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया। फुल डिस्कशंस देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का बेसिक चीज है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशल डॉक्यूमेंट होगा, ना कि पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। और सोशल डॉक्यूमेंट का मतलब सोसाइटी से रिलेटेड चीजें, कंट्री के लोगों से रिलेटेड चीजें। तो जितनी भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, जो उस समय तक हमारे फोरफादर्स को जो समझ आई उन्होंने तो डाल दिया। उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि फ्यूचर में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं जिनको के लाया जाना जरूरी हो आगे के समय के हिसाब से। तो उन्होंने 368 को इंट्रोड्यूस किया, अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव एनर्जी को, पॉजिटिव राइट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहला बात, आर्टिकल 368 के पढ़ने से पहले, कि आर्टिकल 368 अमेंडमेंट का प्रोविजन है। अमेंडमेंट को हम पॉजिटिव सेंस में देखेंगे, सुधार। 68 का बेसिक आइडिया होगा संविधान में और भी सुधार किए जाएं। कोई एक डॉक्यूमेंट, कोई एक सोच, कोई एक थॉट अगर ये मान ले कि मेरे में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ, तो ये उसका फर्स्ट इम्परफेक्ट चीज होता है उस बॉडी में, उस थॉट में, उस बंदे में, जो ये सोचता है कि मेरे में कोई सुधार की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 368 लाया गया कि संविधान भी मानता है कि हम तो हमारे फ्यूचर में अच्छी और चीज़ें आ सकती हैं, मैं कुछ नई चीज़ें सीख सकता हूँ। तो सबसे पहला सुधार, पॉजिटिव चीज़ें। तो जब मैं बोलता हूँ सुधार, पॉजिटिव चीज़ें, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि इस
संविधान में कही गई बातों को और मजबूत करना, उसको नए आइडियाज़ को लाना, ताकि जनता का, ये सोशल डॉक्यूमेंट है संविधान, ये सोशली मोर यूजफुल हो, सोशली मोर पावरफुल हो, सोशली मोर इंगेजिंग हो, सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए। सिटीजन्स को ध्यान में रखना है और इंडिविजुअल को डिग्निटी देनी है और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को प्रोटेक्ट करना है। इन 3 आइडियाज को साथ में लेकर चलने के लिए तो सबसे पहला चीज क्या हुआ? सुधार करना है बेहतरी के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं। अगर कभी हम लोग पढ़ेंगे यूथानसिया के बारे में, अगर किसी की तबीयत खराब है तो वो जाता है डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने, सुधार के लिए। और जब कभी भी मरीज को लगता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, काफ़ी दर्द है, काफ़ी सफरिंग्स है, तब वो रिक्वेस्ट करता है यूथानसिया के बारे में कि मुझे इच्छा मृत्यु दिया जाए। कोर्ट बोलती है नहीं, हमें आपको सुधार करना है, राइट टू डाई नहीं है। उसी तरीके से जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं तो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सुधार करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं उन आइडियाज़ को लेकर जो आइडिया वहाँ पर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी हैं। सुधार के नाम पर संविधान को बर्बाद नहीं कर सकते। सबसे पहला चीज पढ़ते हैं आर्टिकल 368 को। नॉटविथस्टैंडिंग, पहला हेडिंग देखेंगे, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। तो आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पावर देता है, और प्रोसीजर एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। तो आप समझ लें, जो पावर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं भी कोई पावर दिया जाता है तो उन पावर्स का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए करना होता है। तो यहाँ पर पावर है। पावर किसे दिया गया? लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर कौन है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ये पावर दिया जाता है तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि आप जब इस पावर का इस्तेमाल करोगे तो सुधार करने के लिए करोगे, इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं करोगे, इसको एब्रोगेट करने के लिए नहीं करोगे। मैं अगर आपको कोई पावर देता हूं कि मेरे बेहतरी के लिए आप काम करना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप आकर के मुझे मार दो उस पावर का इस्तेमाल करके। सो सबसे पहला चीज़, इस पावर का इस्तेमाल करके, ये पावर चूँकि संविधान खुद देता है पार्लियामेंट को, पूरे पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स मिलकर के भी इस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते संविधान को ख़त्म करने के लिए, संविधान को एब्रोगेट करने के लिए और संविधान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट पावर है, तो पावर है तो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स है, ये पावर को इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि पावर कॉन्स्टिट्यूशन से आता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के में इसको पावर को इस्तेमाल करना होगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स कहाँ से आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स कहाँ से आता है? प्रियम्बल पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे। वो 3 जो ट्रिनिटी है, प्रियम्बल हमारी आंखें, फंडामेंटल राइट हमारा दिल, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहाँ पर हमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल सवारी को लेकर के हमें उस टारगेट को अचीव करना है। तो ये 3 चीज़ें मोर और लेस आप मान के चलिए सारे एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं। ये 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर नहीं है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसलिए जब भी हम इस पावर का इस्तेमाल करेंगे, इन 3 चीज़ों में से किसी भी चीज़ को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसको और मजबूत कर सकते हैं, इसे हम ख़त्म नहीं कर सकते या कमज़ोर नहीं कर सकते। तो इस प्रिंसिपल्स के साथ ये आर्टिकल 368 स्टार्ट होता है। पढ़ते हैं।
Notwithstanding anything in this constitution, Parliament may है in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation, or repeal any provisions of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article. तो जो नॉट स्टैंडिंग क्लॉज से स्टार्ट होता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक आर्गुमेंट आता है कि 368 नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट होता है, मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट्स, दैट इंक्लूड्स प्रीएम्बल, दैट इंक्लूड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब कि वो भी इसमें खत्म की जा सकती हैं? नहीं। समझिए, जब पावर की बात हो रही है, फिर बोलूंगा, जब आपके पावर की बात हो रही है, पावर टू अमेंड मीन्स पावर टू अमेंड फॉर बेटरमेंट इन फ्यूचर। यू कैन नॉट यूज दिस पावर टू डिस्ट्रैक्ट। यस, इसका लिमिटेड मीनिंग जो होगा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स यस, यू कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, you can amend directive principles of state policy, you can amend preamble also, but for the betterment, for more reinforcements, for giving more reinforcements। जैसे आर्मी की लड़ाई होती है तो एक फ्रंट पर जो ग्रुप लड़ रहा होता है, पीछे से उसको सपोर्ट नहीं मिले तो वो खत्म हो जाता है, तो पीछे से उसके रसद, खाना पानी सब पहुंचाना पड़ता है टाइम टू टाइम, तो वो रीइंफोर्समेंट्स है। तो उसी तरीके से ये नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कहीं आप ये ना समझ लें कि फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड ही नहीं कर सकते, बजाय इसके, सिवाय उस सिचुएशन में भी जबकि बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं फंडामेंटल राइट्स को और मजबूत करने के लिए, तो ये उस सिचुएशन के लिए दिया गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर अदरवाइज आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं अमेंड कर सकते, फंडामेंट एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल को नहीं अमेंड कर सकते, एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब धीरे धीरे एसेंशियल फीचर्स में आती जा रही हैं। तो इन चीज़ों को, इनके ट्रिनिटी को, इनके जो सोल्स हैं उसको आप अमेंड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अमेंड नहीं कर सकते, ये बेसिक लॉ है। और जब आपको पावर दिया जाता है टू अमेंड, तब कहीं ये ना समझ लिया जाए कि नहीं, अमेंड ही नहीं कर सकते। उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दिया गया कि नहीं जी, आप अमेंड कर सकते हो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड कर सकते हो बेहतरी के लिए, फॉर रीइंफोर्समेंट। जैसे आर्मी को हम रीइंफोर्समेंट्स पहुंचाते हैं उनको और मजबूत करने के लिए। तो इसीलिए हम फंडामेंटल राइट्स, किसी भी एसेंशियल फीचर, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और किसी भी अदर प्रोविजंस को हम और मजबूत करने के लिए, उसको और रीइंफोर्समेंट देने के लिए हम उसका अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रोविजन को, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि ये जो टर्म है, ये टर्म आपको पावर देता है अमेंड करने के लिए। इवन फंडामेंटल राइट अमेंड करो, प्रीएम्बल अमेंड करो, सारी चीज़ें अमेंड करो, बट उसको और मजबूत करने के लिए, उसे कमज़ोर करने के लिए नहीं, और उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं। आप जिससे पावर लेते हो उसी को ख़त्म नहीं कर सकते उस पावर का इस्तेमाल करके। अगर कोई मालिक आपको पावर देता है कि आप मेरे लिए, आप मेरा सेवा करोगे और मेरे घर में आप खाना भी बना सकते हो, तो आप खाने में जहर नहीं डाल सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो पावर मिला है खाना बनाने का, मैं जहर डाल दूंगा। तो जो पावर आपको मिला है उस पावर के विद इन लिमिट्स में आपको काम करना है। तो इसलिए नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि आप ये ना समझें कि फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल और बाकी चीज़ें, कोई भी चीज़ अमेंड नहीं हो सकती, अमेंड हो सकती हैं। तो पहला चीज़ हो सकती है। दूसरा, बेहतरी के लिए,
और मजबूती देने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए, उसको डिस्ट्रैक्ट करने या कमज़ोर करने के लिए नहीं। पढ़ते हैं आगे। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में, डिस्क्रिशनरी राइट है, पार्लियामेंट के पास फुल राइट है, इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, कोई चीज़ जोड़ सकती हैं, वेरिएशन, कोई चीज़ चेंज कर सकती हैं, और रिपील, ख़त्म भी कर सकती हैं, एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विथ प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। तो जो ये भी एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील, एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील, अब कोई आर्ग्यू कर सकता है कि रिपील भी तो हो हुआ है, आर्टिकल 14 रिपील कर दो, आर्टिकल 25 to 30 को रिपील कर दो, जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उसको रिपील कर दिया जाए। जैसे एक पिटीशन अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में कि प्रियम्बल से सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को हटा दो। तो ये जो एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट्स भी नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से इंटरप्रेट होगा, और पावर जो दिया गया है उसके तहत इस्तेमाल होगा। तो ये जो रिपील, सारे एक्सरसाइज, एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील, ये भी उसी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस के दायरे में ही होगा, लिमिटेशंस के अंदर होगा, कि आप इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तब फिर बोलोगे कि रिपील कहाँ से आएगा, रिपील कैसे होगा? मान लीजिए कि कोई एक प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट्स का ही एक फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, कोई एक प्रोविजन है और वो प्रोविजन बोलता है कि आपको एक पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट दिया जा रहा है, अभी मान लीजिए जो कुछ है। अब पार्लियामेंट समझती है कि नहीं, इस फंडामेंटल राइट को और मजबूत किया जाए, और उस जो मजबूती वाली नई वाली प्रोविजंस होंगी उसमें पुराने की सारी चीज़ें होंगी, उसके अलावे और भी होंगी। तो पुराना और नया दोनों एक साथ नहीं चल सकता, तो पुराना वाले को फॉर्मली रिपील किया जाएगा। क्यों? क्योंकि नया वाला जो है वो उसे और भी मजबूत करता हुआ आ रहा है। तो ये रिपील का कॉन्सेप्ट सिर्फ उसी में है। रिपील में का भी मतलब कि आप रिपील करोगे सिर्फ वहीं पर जहां पर आप उसे और मजबूती देता हुआ कोई प्रोविजन लेके आओगे। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो मजबूती तो मैं दे नहीं रहा, मैं कोई भी रीइंफोर्समेंट्स नहीं कर रहा, मैं सिंपल रिपील कर दे रहा हूं। नहीं होगा, माइनॉरिटी राइट्स को आप रिपील नहीं कर सकते। सिर्फ रिपील, आप रीइंफोर्स करते हुए नए प्रोविजंस को डालते हुए पुराने प्रोविजंस को रिपील कर सकते हो। तो बस उसी दायरे में इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 368। ध्यान रखेंगे 3-4 क्रूशियल वर्ड्स हैं। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये पावर है तो पावर बहुत, पावर मतलब अथाह नहीं है, विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस हैं। फिर नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज है, ये पावर एंड देन एडिशन, वेरिएशन और रिपील, ये सारे वर्ड्स जो हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स होंगे। जजमेंट्स देखेंगे, मैं भी साइटेशन देता हूँ थोड़ी देर में, जिसमें यह है कि आप इन सारे प्रोविजंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन के आत्मा या एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये जजमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 368 सब क्लॉज 1 का। प्रोसीजर, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रोसीजर पर आते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है कि किस प्रोसीजर के तहत ये अमेंडमेंट होगा। तो जब हम प्रोसीजर की बात करेंगे तो सब क्लॉज 2, an amendment of this constitution may be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of parliament, and when the bill is passed in each house by a majority of total membership of that house, majority of total members of that house, and by a majority of not less than 2/3
ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो टोटल का मेजोरिटी प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, ये कॉन्सेप्ट है। It shall be presented to the president who shall give his assent to the bill, and thereupon the constitution shall stand amended in accordance with the terms of the bill। तो टोटल जो मेजोरिटी है वो मेजोरिटी होनी चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होना चाहिए। तो ये प्रोसीजर है, फर्स्ट प्रोसीजर। थोड़ा वर्ड्स को फिर से ध्यान से देखते हैं आगे बढ़ने से पहले। 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट, पावर किसका है? पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा प्रोसीजर, ये दो चीज है। अब यहां पर नॉट विथ स्टैंडिंग, ये जो एस्पेक्ट है, एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये वर्ड्स है। पार्लियामेंट में, ये में है, डिस्क्रिशनरी पावर है। इस पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है, उसका मतलब इस में का मतलब हुआ इन एक्सरसाइज ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड, ये अमेंड आ गया, बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन। अब आप देखो, एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विथ प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। तो ये जो पावर वर्ड है, ये जो पावर वर्ड आ रहा है, पावर, फिर पावर, उसके बाद नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट दिस इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट विथ स्टैंडिंग। तो नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज समझते हैं कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी कहा फिर भी ये पावर देता है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं होता कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर करके पावर देता है। ये सिंपल, इसका मतलब यही हुआ कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा है उन सबों को अलावा ये एक पावर देता है अमेंड करने के लिए, लेकिन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। और इसी पावर का इस्तेमाल गवर्नमेंट कभी कभी किया करती है, जिसको कि हम रीइंफोर्समेंट के कैटेगरी में नहीं रखते, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर देती है कि ये पावर तो है लेकिन विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। 2 को देखेंगे। एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी initiated only by the introduction of bill for the purpose in the either of the house, and when the bill is passed in each house by a majority of the total membership of that house, and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting, it shall be presented to the president who shall give his assent to the bill, and thereupon the constitution shall stand amended in accordance with the terms of the bill, provided। अब ये तो प्रोसीजर हो गया कि आपका सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, कम से कम ये मे बी इनिशिएटेड यहाँ हाउस ऑफ व्हेन द बिल इज पास्ड इन ईच हाउस बाय ए मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, एंड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये 2 कंडीशन है यहाँ पर। फर्स्ट, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। यहाँ पर एक प्रोवाइसो है, ठीक है। ये अमेंडमेंट आप पार्लियामेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो सब क्लॉज 1 में दिया गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन ए पार्लियामेंट में एक्सरसाइज। और यहाँ पर सेकंड में भी एन अमेंडमेंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल फॉर द पर्पसेस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट की बात हो रही है, स्टेट लेजिस्लेचर की बात नहीं हो रही है, विधानसभा की बात नहीं हो रही है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा। प्रोवाइजो में है कि अगर आप इन कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स को अमेंड करना चाहोगे, जैसे आर्टिकल 54, 55, 73, 162,
241 टू ये इन प्रोविजंस को अगर आप अमेंड करना चाहोगे, इन प्रोविजंस को अगर आप अमेंड करना चाहोगे, देन इन दैट केस द अमेंडमेंट शैल ऑल्सो रिक्वायर, ये एक एडिशनल कंडीशन आ गया कि पार्लियामेंट से तो आपको करना ही पड़ेगा, ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स बाय रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट पास्ड बाय दोज लेजिस्लेचर्स बिफोर द बिल मेकिंग प्रोविजंस ऑफ सच अमेंडमेंट्स इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास भेजने से पहले 50% से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेचर से भी आपको रैटिफिकेशन लेना पड़ेगा। ये रैटिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी रैटिफाइड बाय लेजिस्लेचर्स। तो ये प्रोसीजर है, तो पावर भी है, प्रोसीजर भी है। पर्टिकुलर प्रोविजंस को अगर आप अमेंड करना चाहोगे तो फिर आपको स्टेट से भी रैटिफिकेशन लेना पड़ेगा। अब इन प्रोविजंस में कौन कौन से हैं देखते हैं। आर्टिकल 54 सबसे पहले आता है। आर्टिकल 54 है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 में ये प्रोविजन है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ, सो ये प्रोविजन है, ये अलग से पढ़ेंगे हम लोग। उसी तरीके से आर्टिकल 55 है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट माने इसमें अगर आप कोई अमेंडमेंट करोगे तो स्टेट से अलग से रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा, मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स। फिर 55 हो गया। 73 extent of executive power of union subject to the provisions of this constitution, the executive power of union shall extend। ये एग्जीक्यूटिव पावर जितने भी हैं उस एग्जीक्यूटिव पावर में वो चीज़ देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 162 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। जैसे अभी हम लोगों ने देखा आर्टिकल 73 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, उसी तरीके से 162 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। 241 में हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, पार्लियामेंट में बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट ए हाई कोर्ट फॉर ए यूनियन टेरिटरी और डिक्लेयर एनी कोर्ट इन एनी सच टेरिटरी टू बी दी हाई कोर्ट फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पसेस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 241 हो गया। 279 है वो रिसेंटली आया है, वो जीएसटी से रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल से रिलेटेड है। तो ये जो 162, 241 एंड 279A ये बेसिकली ऐड हुआ था 279A ऐड हुआ था 101st अमेंडमेंट से 16 सितंबर 2016 से। नेक्स्ट प्रोविजन है चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5। चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये सारे वो प्रोविजंस हैं जिसमें कि अगर अमेंडमेंट करें तो आपको मोर देन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से भी रैटिफिकेशन लेना पड़ेगा। तो चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 ये सुप्रीम कोर्ट से के इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है। चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 7 ये हाई कोर्ट के से रिलेटेड है। और चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 9 ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अब देन लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल, जो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 जो पावर देता है लेजिस्लेट करने के लिए जो इश्यूज होते हैं। शेड्यूल 7 में जो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 उसमें भी कोई अगर आप अमेंडमेंट करते हैं तो आपको मोर देन 50% ऑफ द स्टेट से रैटिफिकेशन लेना पड़ेगा। और उसके बाद कोई भी ऐसा इशू जिससे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट जो अफेक्ट होता हो वो सारे भी आपको लेना पड़ेगा। और 368 में अगर भी आप कोई अमेंड करते हैं, प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368, तो इसमें भी अगर आप कोई अमेंडमेंट करते हैं तो आपको मोर देन 50% ऑफ द स्टेट से रैटिफिकेशन लेना पड़ेगा। तो ये हमारा वो प्रोविजंस हो गए। फिर से एक बार देख लेंगे जस्ट फॉर दिस सेक ऑफ रिफ्रेशमेंट। आर्टिकल 368 में आपके पास पावर आ गया, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पावर भी देता है, प्रोसीजर भी देता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप पावर को विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस नहीं फॉलो करेंगे तो भी वो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे तो भी वो अमेंडमेंट क्वेश्चन हो जाएगा कोर्ट में। और पहला आपके पास है कि आपको पूरा पावर दिया, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर
अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील। जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि पावर, जो वर्ड्स हैं पावर, फिर आया नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये फ्रेज, उसके बाद रिपील, एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील। ये जो वर्ड्स हैं और जो फ्रेज है, वर्ड्स में तीन हो गए, पावर, एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील, और फ्रेज हो गया नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये चार वर्ड्स और ये फ्रेज, ये हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि जो भी हमारे सोल हैं, आत्माएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको री इन्फोर्स तो आप कर सकते हो, उनको रिपील या डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। रिपील अगर आप करते हो तो उसके जगह पे री इन्फोर्सिंग प्रोविजन लाना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं बोल सकते कि इक्वलिटी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आर्टिकल 14 में रिपील कर रहा हूँ बिना कोई और कॉरस्पॉन्डिंग मोर इफेक्टिव प्रोविजन दिए हुए, तो ये आप नहीं बोल सकते। इसी तरीके से बेसिकली आप मान के चलो कि फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड प्रिएम्बल, ये तीनों हमारी ट्रिनिटी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें कही गई बातें अमेंड नहीं हो सकती बिना रीइंफोर्समेंट किया हुआ। इनको अमेंड करने के लिए प्रोविजंस लाना पड़ेगा, इनको और मजबूत करने के लिए, तभी पुराने प्रोविजंस रिपील होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। उसके बाद प्रोसीजर है। प्रोसीजर आ गया कि आपको पार्लियामेंट में ले करना है बिल को, उसमें जो टोटल मेंबर हैं उसका मोर देन 50% मेजॉरिटी लोग वोट करने चाहिए, एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए कि जैसे 573 लोकसभा में है तो मोर देन 50% वोट होना चाहिए, ताकि 573 का 50% से ज़्यादा, और उस दिन जिस दिन वोट हो रहा है उस दिन जितने लोग प्रेजेंट हैं वो उसमें से 2/3। उसके बाद जो प्रोविजंस हैं, अगर कुछ प्रोविजंस को अगर आप अमेंड करते हैं तो उसमें मोर देन 50% स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा, जिसमें आ गया आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उसके बाद आर्टिकल 73 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, उसके बाद आर्टिकल 162 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, आर्टिकल 241 हाई कोर्ट ऑफ फॉर यूनियन टेरिटरीज, हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली और सब हो गया। देन 279 ए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल से रिलेटेड है। चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 ये एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 ये हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स, वहाँ पर हाई कोर्ट फॉर यूनियन ऑफ टेरिटरी था, यहाँ स्टेट्स आ गया। चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 9 ये रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। उसके बाद लिस्ट 7th शेड्यूल में जो लिस्ट है, 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। उसके बाद कोई भी इशू जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, एंड आर्टिकल 368 को भी अगर आप अमेंड करेंगे तो आपको प्रोवाइजो से डील करना पड़ेगा। तो ये आपका बेसिक प्रोविजन रहा। इसके बाद हुआ क्या, तो अभी तक हमने जो देखा वो क्लियर है। अमेंड करने का पावर है, अमेंड करने का प्रोसीजर है। जो पावर, जो वर्ड्स हैं पावर, एडिशन, वेरिएशन, रिपील, ये 4 वर्ड्स हैं 361(8)(1) में, और फिर एक फ्रेज है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 वर्ड्स और ये फ्रेज हैज़ टू बी यूज्ड फॉर रीइंफोर्सिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को और सख्ती देने के लिए किया जाता है, और ताकत देने के लिए किया जाएगा, न कि इसको कमज़ोर करने के लिए या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन में जब इस तरीके की बातें आई, गोलकनाथ का जजमेंट आया, केशवानंद का जजमेंट आया, जिसमें कि बहुत क्लियर कर दिया गया कि एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड नहीं कर सकते।
24th अमेंडमेंट आया था। 24th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट का जो अमेंडमेंट का जो फर्स्ट जो प्रोविज़न था 368 को अमेंड किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में 5 नवंबर 1971 से आया। इसमें अगर आप देखेंगे सब क्लॉज 3 ऑफ दिस amendment of Article 368 shall be renumbered as 2. For the marginal heading of the article, the following marginal heading shall be substituted, namely, power of parliament to amend constitution and procedure thereof. ये उन्होंने जो हेडिंग जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरऑफ, ये देखिएगा जो अभी अमेंडेड प्रोविजन में है यहाँ पर, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरऑफ, ये अमेंड करके ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ये लाया गया था 24th अमेंडमेंट में। फिर 24th अमेंडमेंट देखेंगे, बिफोर क्लॉज 2 एज टू रीनंबर्ड द फॉलोइंग clauses shall be inserted. Notwithstanding anything in this constitution, parliament may in exercise of its constituent power amend by way of, तो ये जो प्रोविजन है ये भी लाया गया था अमेंडमेंट में के थ्रू। तो अब 24th अमेंडमेंट में प्रॉब्लम नहीं हुआ, प्रॉब्लम कहाँ हुआ? 42nd अमेंडमेंट में। 42nd अमेंडमेंट अब आप देखेंगे, 42nd अमेंडमेंट जब आया, ये 42nd अमेंडमेंट, ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया इसने। 368 को ये अमेंड करने की कोशिश की गई, ये रहा अमेंडमेंट इन आर्टिकल 368। ये क्लॉज 4 डाला गया, देखिए यहाँ, ये मैं रेड से कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये मैं भी बताऊँगा आपको, ये क्वेस्ट हो चुका है, ये ठीक है संविधान में लिखा हुआ है लेकिन क्वेस्ट प्रोविजन है। नो अमेंडमेंट इन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन including the provisions of Part 3 made or purporting to have been made under this article, whether before or after the commencement of so and so. For the removal of doubts, it is hereby declared that there shall be no limitation whatever on the constituent power of the Parliament to amend by way of addition, variation or repeal and provisions of this Constitution under this article. अब देखिए, नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसको ये इंसर्ट जो किया गया 42nd अमेंडमेंट में, इसको हम लोग ओरिजिनल प्रोविज़न में देखते हैं। ओरिजिनल प्रोविज़न में ये यहाँ पर है, देखिए ये 4, नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3, ध्यान से देखेंगे, मेड और परपोर्टिंग टू हैव बीन मेड अंडर दिस आर्टिकल, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे, शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। कहा गया कि ये जो भी अमेंडमेंट होगा इसको कोई कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। उसके बाद आया, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज़ हेयर बाई डिक्लेयर्ड दैट देयर शैल बी नो लिमिटेशन व्हाट्सएवर ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड बाई वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील, क्योंकि इसके पहले वो जजमेंट्स आ चुके थे। तो अब ये जजमेंट्स जो आप देखेंगे गोलकनाथ और केशवानंद, तो ये जो प्रोविज़न आया, ये प्रोविज़न फिर कंसीडर हुआ, और जो समझने के लिए मिनर्वा मिल्स में आएंगे। मिनर्वा मिल्स में जब आप मिनर्वा मिल्स का साइटेशन नोट कर लें, 1983 3 SCC 625। अब आप देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 जजेस हैं, 5 जजेस ने ये डिसीजन दिया था, मिनर्वा मिल्स। अब पैरा 12 आते हैं।
पैरा 12 में मैं जस्ट मिनर्वा मिल्स पर गया केशवानंद पे जाने से पहले, कि क्योंकि केशवानंद का एक अलग टॉपिक है, उसके लिए अलग वीडियो बनेगा। केशवानंद को समराइज करके इसमें बताया गया है, तो समझने में आसानी होगी इसकी वजह से। और क्या, क्योंकि ये हम लोग जो वीडियो कर रहे हैं ये लिमिटेड है 368 से रिलेटेड। पैरा 12 देखिए क्या है जो ऑब्जर्वेशन है। द समरी ऑफ द वेरियस जजमेंट्स इन केशवानंद भारती was signed by 9 out of 13 judges. Paragraph 2 of the summary reads to say that according to the majority, Article 368 does not enable Parliament to alter basic fee structure of framework of the Constitution. Whether or not the summary is a legitimate part of the judgment or is a per incurium for the scholarly reason cited by authors, it is undeniable that it correctly reflects the majority view. तो बेसिक फ्रेमवर्क जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो उसके हिसाब से आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल पार्लियामेंट टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क। ठीक है, 16 में आते हैं। इसमें भी केशवानंद का एक और जिस्ट दिया हुआ है। इसमें जो देखिएगा इनिशियली जो स्टार्ट होता है, जो अभी हम लोगों ने देखा 4 और 5, उससे रिलेटेड है। वी विल फर्स्ट टेक अप द कंसिडरेशन फॉर the comparatively easier question as regards the validity of the amendments made by section 55 of 42nd amendment. It introduces two new clauses of article 368, namely 4 and 5. Clause 5 speaks for itself and is self-explanatory. Its avowed purpose is to removal of doubts. But after the decision of this court in Keswanand Bharti, there could be no doubt as regards the existence of limitations on the Parliament's power to amend the Constitution. In the context of the constitutional history of Article 368, the true object of declaration contained in Article 368 is the removal of those limitations. Clause 5 confers upon the Parliament a vast and undefined power to amend the Constitution, even so as to distort it out of recognition. The theme song of majority decision in Keswanand Bharti is amend as you may even the solemn document which the founding fathers have committed to your care. For you know best the needs of your generation, but the Constitution is a precious heritage, therefore you cannot destroy its identity. It is a meaningful, अब यहाँ पर है देख ये सेकंड ऑब्जेक्ट, इट इज़ ए मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट हुज एसेंशियल एट्रीब्यूट्स आर रिसाइटेड इन द प्रियम्बल इटसेल्फ। जस्टिस, देन ये सारा वो फ्रेटर्निटी और जितनी प्रियम्बल में बातें कही गई है। द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड क्लॉज 5 ऑफ द आर्टिकल 368 डिमोलिशेस द वेरी पिलर on which the preamble rests by empowering the Parliament to exercise its constituent power without limitation whatsoever. No constituent power can conceivably go higher than sky-high power conferred by Clause 5, for it even empowers the Parliament to repeal the provisions of this Constitution, that is to say, to abrogate the democracy and substitute for its totally antithetical form of the government that can most effectively be achieved without calling a democracy by any other name, by the total denial of social, economic, political justice to the people, by emasculating liberty of thought, expression, belief, faith and worship, and by abjuring commitment to the magnificent idea of society of equals. The power to destroy is not a power to amend. बहुत क्लियर कि पावर टू डिस्ट्रॉय कैनॉट बी क्लेम्ड एज ए पावर टू अमेंड। देन 18 में द वेरी 42nd amendment which introduces clause 4 and 5 of article 368 made amendments to the preamble to which no exception can be taken। जब सोशलिस्ट एंड सेक्युलर को ऐड किया गया, तो वो जो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर को ऐड किया गया उसको कोर्ट अपहेल्ड कर रही है, क्योंकि दैट अमाउंट्स टू रीइंफोर्समेंट ऑफ द आइडियाज। फिर बात वही आएगी कि सेक्युलर वर्ड कहाँ से आया। सेक्युलर वर्ड पहले से था, सेक्युलर के वर्ड नहीं था, प्रिंसिपल्स पहले से थे। तो इसलिए प्रिंसिपल्स कहाँ थे, जब आप देखेंगे लिबर्टी की बात, प्रियम्बल में ही लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप,
वो था। आर्टिकल 25 to 30 था, आर्टिकल 15 था कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन के ग्राउंड पर। तो जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो कि पहले से इनबिल्ट था, अब बहुत ही स्ट्रांगली इनबिल्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस लिए जब सेक्युलर का वर्ड और सोशलिस्ट का वर्ड डाला गया प्रीएम्बल में, दैट वाज ट्रीटेड एज ए रीइंफोर्समेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको अलाउ किया गया। लेकिन जब आप जुडिशियल रिव्यू का पावर ले लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, उसको रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ, पैरा 40 में देखेंगे, द मेन कॉन्ट्रोवर्सी इन दीज पिटिशंस सेंटर्स अराउंड द क्वेश्चन वेदर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेन्ड इन पार्ट 4 can have primacy over the fundamental right conferred by part 3 of the constitution, that is the heart of the matter. Every other consideration and other contentions are in the nature of byproducts of that central theme of the case. The competing claims of part 3 and 4 constitutes the pivotal point of this case. Article 31C as amended by section 4 of the 42nd amendment in term that a law giving effect to any directive principles. अब देखिए यहाँ 31C की बात की जा रही है, ये भी आया था 42nd अमेंडमेंट से, ठीक है, सेक्शन 4 ऑफ 42nd अमेंडमेंट, सेक्शन 4 ऑफ 42nd अमेंडमेंट देखेंगे। ये प्रोविजन इशू क्या था, यही होता है, थोड़ा ध्यान से देखना होता है कि जब लेजिस्लेचर ने देखा कि ये फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं करने दे रहे, प्रीएम्बल को अमेंड नहीं करने दे रहे, तब इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई मैं ऐसा लॉ बनाता हूं, पार्लियामेंट का व्यू था 31C को अमेंड करता समय, अगर कोई ऐसा लॉ बनता है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अचीव करने के लिए बने, ध्यान दीजिएगा, अब क्या किया पार्लियामेंट ने, इसी को कहा जाता है मिसचीफ बाय पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट ये देख रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व कर दिया और बहुत ही स्ट्रांगली उसको प्रोटेक्ट किया, ये क्लियरली होल्ड कर दिया कि पावर टू अमेंड इज नॉट ए पावर टू डिस्ट्रैक्ट, पावर टू अमेंड हैज टू बी फॉर रीइंफोर्समेंट ऑफ द आइडियाज, थॉट्स एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये सारी बातें हो गई तो सबसे पहला दिक्कत कहां से हो रहा है, जो अब ऑटोक्रेटिक अगर रिजीम है आपके सामने, तो उसके सामने सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है कि फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें सारी की सारी चीजें वर्चुअली, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें वर्चुअली एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, उसको तो आप हटा नहीं सकते। तब ये लॉ आया कि अब लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखिए फंडामेंटल राइट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से लड़ा दिया गया, दोनों को एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में खड़ा कर दिया गया कि दोनों एक दूसरे के लिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। कैसे? अमेंडमेंट से है कि आप कोई भी अगर प्रोविजन होगा, कोई भी ऐसा लॉ अगर आता है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मजबूत करता हो या उसमें जो लिखी गई बातें हैं उसको अचीव करने की कोशिश करे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, और वो लॉ अगर 14 एंड 19, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 को अगर वायलेट करें, अब देखो पार्लियामेंट क्या कर रही है, वो बोल रही है कि ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो हमारी मंजिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी की मंजिल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखी गई बातें हैं उसको हमें अचीव करना है, हम अचीव करना चाहते हैं। अब वो अमेंड कर रहे हैं अचीव करने के लिए। अब वो क्या बोल रहे हैं कि उसको जब अचीव करेंगे, अचीव करने के लिए मैं एक कानून बनाऊंगा,
और वो कानून आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को अगर वायलेट करे तो आप कोर्ट में चैलेंज मत करना। ध्यान दीजिए, मंजिल सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारी मंजिल है, तो पार्लियामेंट ने यह मिसचीफ किया कि मंजिल को हासिल करने के लिए अगर हम फंडामेंटल राइट्स की कुर्बानी देनी पड़े तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज मत करना, क्योंकि मंजिल हासिल करनी है। इस प्रोविजन को जो डील किया गया वो पैरा 40 मिनर्वा मिल्स। पढ़ूंगा पहले फिर बताता हूं। The main controversy in these petitions centers around the question whether the directive principles of state policy contained in Part 4 can have primacy over the fundamental rights conferred by Part 3 of the Constitution, that is, the heart of the matter. Every other consideration and all other contentions are in the nature of byproduct of that center theme of the case. The competing claims of Part 3 and Part 4 constitutes a pivotal point of the case because Article 31C, as amended by Section 4 of 42nd Amendment, provides in terms that a law, देखिए, law giving effect to any directive principles cannot be challenged as void on the ground that it violates the rights conferred by Article 14 or Article 19. The 42nd Amendment, by its Section 4, thus subrogates fundamental rights conferred by Article 14 and 19 to the directive principles. जब संविधान ने कहा कि ट्रिनिटी है, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तब पार्लियामेंट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया कि चलो आप बोलते हो मंजिल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, टारगेट है हमारा, उसको अचीव करने के लिए मैं और लॉ बनाता हूँ। आप ही बोल रहे हो ना कि रीइंफोर्सिंग लॉ बनाता हूँ, तो रीइंफोर्सिंग लॉ बना रहा हूँ ताकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अचीव किया जा सके। लेकिन वो रीइंफोर्सिंग लॉ जो है आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा, आर्टिकल 19 को वायलेट करेगा, फिर मत चैलेंज करना, कोई कोर्ट उसको नहीं एंटरटेन करेगी उस चैलेंज को। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, ये अप्रोच नहीं चलेगा। यहां पर पैरा 56 देखेंगे। The significance of the perception that Part 3 and Part 4 together constitutes the core of commitment of social revolution, and they together are the conscience of the Constitution, is to be traced to a deep understanding of the scheme of Indian Constitution. True position that Part 3 and Part 4 are like two wheels of a chariot, one no less important than other. You snap one and the other will lose its efficacy. They are like a twin formula of achieving the social revolution, which is the ideal which the visionary founders of the Constitution set before themselves. In other words, Indian Constitution is founded on the bedrock of balance between Part 3 and Part 4. To give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony of Constitution. This harmony and balance between fundamental rights and directive principles is an essential feature. ये देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन को लगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला किया गया, और हमला करने वाला और कोई नहीं होता, हमारे चुने हुए सर्वेंट्स होते हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं। देखिए यहां पर फिर क्या हुआ, जब उन्होंने पार्ट 3 को पार्ट 4 से लड़ा दिया, मतलब फंडामेंटल राइट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से लड़ा दिया, दोनों आपस में लड़ जाओ फिर देखो क्या होता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के बीच में एक हार्मोनी है। पार्ट 3 पार्ट 4 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो गाड़ी है उसके दो पहिए हैं, एक पहिए को भी कमजोर करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगी। और उसके बाद इस पॉइंट को कैसे डिक्लेयर करती है, दिस हार्मोनी, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के बीच की हार्मोनी, दिस हार्मोनी
and balance between fundamental rights and directive principles is an essential feature of basic structure of the Constitution. ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था केशवानंद के बाद, जब केशवानंद में कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जबरदस्त कोशिश हुई, और ऐसी कोशिश हुई कि उसके बाद से फिर लेजिस्लेचर को लगा कि ये तो सारे, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, फंडामेंटल राइट्स को मैं ले नहीं सकता, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मैं ले नहीं सकता, प्रियम्बल को मैं हटा नहीं सकता, जो बेसिक आत्माएं हैं उससे मैं छेड़छाड़ कर नहीं सकता। तो फिर उन आत्माओं को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया पार्लियामेंट ने कि चलो इनको आपस में लड़ा देते हैं। फंडामेंटल राइट को लड़ा दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से, आपस में फूट डाल दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में और फंडामेंटल राइट्स के बीच में फूट डाल दो कि अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में वो बातें हैं जो कि हमें हासिल करनी है फ्यूचर में, तो पार्लियामेंट बोलती है ठीक है मैं एक ऐसा कानून बना रहा हूं उस हासिल करने के लिए, बट वो कानून अगर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट करेगा तो उसको कोर्ट में क्वेश्चन मत करना। सुप्रीम कोर्ट बोलता नहीं, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये दोनों हमारे संविधान के सवारी के दो पहिए हैं। न सिर्फ दो पहिए हैं बल्कि दोनों के बीच में ऐसे पहिए हैं जो कि बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। कोई गाड़ी अगर चलती है दो पहियों पर तो आप बोलेंगे कि ठीक है एक में छोटा पहिया लगा देता हूँ एक में बड़ा पहिया लगा देता हूँ, तो बैलेंस नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, हार्मोनी एंड बैलेंस, तो हार्मोनी एंड बैलेंस इसको समझना है। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और इसमें आप ऐड कर लें प्रियम्बल को भी, ये तीनों चीज में आपस में हार्मोनी होनी चाहिए। हार्मोनी मतलब पीस और हार्मोनी के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है। पीस नेगेटिव टर्म है, पीस मतलब बाई फोर्स आप किसी को, जैसे आर्मी भेज करके, आर्मी का कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा दिया शांति हो गई, वो हो पीस। जो पुलिस के आर्मी के वजह से आती है। हार्मोनी दिल से निकलना। अगर मैं आपको प्यार करता हूं तो सिर्फ इसलिए नहीं प्यार करता क्योंकि मेरे ऊपर में डंडा है, बल्कि मैं सचमुच दिल से आपको प्यार करता हूं, तो वो हार्मोनी है। दिल से, दिमाग से, मेरा शरीर के एक एक कोशिका आपको प्यार करता है, तो वो है हार्मोनी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 प्रोविजंस हैं, आप ये 2 बोल रहे हैं, मैं आपको थर्ड भी बोल रहा हूं, आप ऐड कर लो। प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तीनों के बीच में हार्मोनी होनी चाहिए। आपस में बहुत ज़्यादा सद्भाव, प्यार, मोहब्बत एक दूसरे के लिए। प्रियम्बल ध्यान रखे कि फंडामेंटल राइट्स को कोई दुख ना पहुंचे, फंडामेंटल राइट्स ध्यान रखे कि प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कोई दुख ना पहुंचे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये ध्यान रखे कि फंडामेंटल राइट्स और प्रियम्बल को कोई दुख ना पहुंचे और कोई कष्ट ना हो, कोई छेड़छाड़ ना हो। तो इन तीनों के बीच में हार्मोनी होनी चाहिए और बैलेंस। और ये जो हार्मोनी और बैलेंस है, ये जो है एसेंशियल फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये हार्मोनी और बैलेंस को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते 368 के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा। ये रिस्ट्रिक्शंस आया, तो ये मिनर्वा मिल्स था। इसके बाद कॉन्सेप्ट यही चलता रहा। फिर कॉन्सेप्ट में कोई खास फिर अंतर नहीं आया, क्योंकि उसके बाद फिर जो लेजिस्लेचर है उसे समझ आ गया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत ही प्रोटेक्ट करेगी, अब नहीं छोड़ेगी। तो उसके बाद बहुत 1-2 मौके और आए, लेकिन जो बेसिक चीज़ें थीं वो प्रोटेक्ट हो गया। जब आप गोलकनाथ से स्टार्ट करोगे, कुछ पॉइंट्स गोलकनाथ के आगे चल करके डाइल्यूट हुआ, लेकिन फिर भी गोलकनाथ से आप मिनर्वा मिल्स तक आते आते पूरी चीज़ें एकदम से क्लियर हो गई कि प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन तीनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। तीनों के बीच में हार्मोनी होनी चाहिए, तीनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। और ये हार्मोनी और बैलेंस जो है, ये अपने आप में एक एसेंशियल फीचर है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए वो अमेंड नहीं हो सकता। इसके अलावा आप वो ध्यान रखो अलग से कि प्रियम्बल की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, फंडामेंटल राइट्स की भी मैक्सिमम चीज़ें,
जो है ऑलरेडी एसेंशियल फीचर है बेसिक स्ट्रक्चर का, तो वो अलग से अमेंड भी नहीं हो सकती, और इन तीनों के बैलेंस को भी और तीनों के बीच में हार्मोनी को भी अमेंड नहीं किया जा सकता। कुछ जजमेंट्स है लास्ट में। इंदिरा गांधी राजनारायण का जो ये जजमेंट था, ये साइटेशन है, यहाँ से आप नोट कर लेंगे। 75 सप्ली SCC1, इसमें जो अमेंडमेंट चैलेंज किया गया था वो 39th अमेंडमेंट था, वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज़ द बेसिक फीचर। उन्होंने बोला था कि जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो फिर चैलेंज नहीं होगा कोर्ट में, तो 329A4 इसको जो है स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। मिनर्वा मिल्स हम लोगों ने अभी डिटेल में पढ़ा है। 1980 का 3 SCC 6 to 5, इसमें 42nd अमेंडमेंट जो था जुडिशियल रिव्यू इज ए बेसिक फीचर, ये आर्टिकल जो 368, 4 and 5 जो भी हम लोगों ने देखा उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। फिर P संबा मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ AP 1987 1 SCC 362, 32nd अमेंडमेंट था 1973 का, ये इसमें भी जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड था, बेसिक फीचर है। आर्टिकल 371 D5 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सेलिब्रेटेड जजमेंट है कि होतो होलोहन वर्सेस जचिलहू 1992 सप्ली 2 SCC 651, 52nd अमेंडमेंट 1985, प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368 प्रोवाइड इज नॉट सेटिस्फाइड। अमेंडमेंट किया गया था लेकिन जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर में क्या था, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड इफ सर्टेन प्रोविजंस को अगर आप करते हैं जो कि प्रोवाइजो में है, देन 50%, मोर देन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से रैटिफिकेशन, ये आ गया। फिर एल चंद्रा कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1997 3 SCC 261, 42nd अमेंडमेंट था 1976 में था, जुडिशियल रिव्यू ऑफ बेसिक फीचर, क्लॉज 2D आर्टिकल 323A एंड क्लॉज 3D ऑफ आर्टिकल 323B। इसमें वो था कि जो सर्विस एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट के सिविल पोस्ट से रिलेटेड, उनके लिए ट्राइब्यूनल बना था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट, और उसमें एक प्रोविज़न था कि वहाँ से जो जजमेंट्स होती थी वो जजमेंट्स हाई कोर्ट में उसकी अपील नहीं जाती थी, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाता था। तो वो प्रोविज़न चैलेंज किया कि फिर हाई कोर्ट में जो 226 का पावर है, वो 226 के पावर को न दे करके सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना, मतलब आप वहाँ कहीं ना कहीं बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो जुडिशियल रिव्यू का 226 में भी तो जुडिशियल रिव्यू का पावर है, वो पावर ख़त्म हो गया। तो उसको स्ट्रक डाउन करके कहा गया कि नहीं, आप पहले हाई कोर्ट जाओगे फिर सुप्रीम कोर्ट आओगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 216 5 SCC, इसमें 99th अमेंडमेंट था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इसमें भी इशू था। तो ये सारा अमेंडमेंट से रिलेटेड जजमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, आप इसको नोट कर लेना, थोड़ा सा पढ़ो। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है कि आपके पास पावर है, 368 पावर देता है, प्रोसीजर देता है। पावर तो वो देता है और साथ में ये भी बोलता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, आप ऐड कर सकते हो, वेरी कर सकते हो, रिपील कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें केशवानंद, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स आते आते और बाकी के जजमेंट सब, पुराने जजमेंट सब फॉलो होते रहे, उसमें क्लियर है कि आप जो भी एसेंशियल फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चेंज कर सकते। मतलब कि जो पावर है वो नॉट विथ स्टैंड, पावर एक वर्ड हो गया वन में, उसके बाद ऐड, रिपील, वेरी, और ऐड, वेरी या रिपील, ये 4 वर्ड्स हो गए 368(1) में, और एक फ्रेज है 368(1) में, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 वर्ड्स और ये एक फ्रेज, दैट हैज़ टू बी रेड विद इन दी पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी and constitutional restrictions, meaning thereby that it cannot be amended. It cannot use these powers to destruct the constitution, to destruct the soul of the constitution, to destruct the essential features of the basic structure of the constitution. So these powers have to be used restrictively only for one purpose, to reinforce the values of the constitution, to reinforce and strengthen the issues already mentioned in the constitution as a basic, as an essential feature of the basic
एसेंशियल फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने के लिए और मजबूत करने के लिए, लोगों को और अधिकार देने के लिए, तो आप इन पावर को इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी तरीके से कमजोर करने के लिए नहीं कर सकते, डिस्ट्रैक्ट करने की तो बहुत दूर की बात है। तो ये रहा हमारा आर्टिकल 368। उम्मीद है ये कुछ हेल्प करेगा समझने में चीजों को। आपस में थोड़ा शेयर करें, डिस्कस करें। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। और याद रखें 368 एक हमने दरवाजा बनाया था और बना हुआ है और बना रहेगा अच्छी चीजों को आने देने के लिए। ध्यान रखें कभी कोई गलत चीज ना आ जाए। नमस्कार।